नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडियन पॉलिटिकल के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। सभी एग्ज़ाम्स में, चाहे किसी भी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में जो पॉलिटिकल के क्वेश्चन हैं ये बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए आज के पॉलिटिकल क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, किनारों को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। किनारों को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉलिटिकल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोक प्रशासन संस्था की स्थापना कब हुई? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना है ये कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मार्च 1954 ईस्वी में। भारतीय लोक प्रशासन जो संस्थान है इसकी स्थापना मार्च 1954 यानी 29 मार्च 1954 ईस्वी में भारतीय लोक प्रशासन की स्थापना हुई थी। और जो भारतीय लोक प्रशासन है इसकी स्थापना की बात करें तो ये जो भारतीय लोक प्रशासन है इसकी स्थापना करना जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका एक सौपन था। जब उन्होंने फोर्ड फाउंडेशन के एक सलाहकार नामक डीन पॉल एच यानी एप्पल बॉय, जिन्हें भारत सरकार द्वारा इस विषय पर परामर्श देने के लिए आमंत्रित किया गया, यानी जो लोक प्रशासन है भारतीय लोक प्रशासन के लिए एप्पल बॉय नाम का एक व्यक्ति था, डीन पॉल एच, जिन्हें भारतीय सरकार द्वारा भारतीय लोक प्रशासन विषय पर परामर्श देने के लिए आमंत्रित किया गया था। वर्ष 1953 ईस्वी के अंदर सर्वेक्षण की सिफारिश पर 29 मार्च 1954 ईस्वी को भारतीय लोक प्रशासन की स्थापना की गई थी। और बात करें भारतीय लोक प्रशासन का जन्म यानी लोक प्रशासन का जन्म है ये 1987 में अमेरिका के प्रिंस यूनिवर्सिटी में राजनीतिक शास्त्र के तत्कालीन अध्यापक वुड्रो विल्सन ने किया था। लोक प्रशासन का जन्म 1987 नहीं है दोस्तों, 1887 में अमेरिका के प्रिंस यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र के तत्कालीन अध्यापक वुड्रो विल्सन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया। सिविल जो सेवाएं हैं इनका भारतीयकरण किया गया तो किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर होगा डी, लॉर्ड लिटन द्वारा। जो भारतीय सिविल सेवाओं का भारतीयकरण है ये लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया, यानी 1863 ईस्वी के अंदर सत्येंद्र नाथ टैगोर ने भारतीय सिविल सर्विस में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया था। 1863 ईस्वी में जो सिविल सेवा है, भारतीय सिविल सेवा है, इसके अंदर सत्येंद्र नाथ टैगोर ने प्रथम भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया था। और सन 1878-79 में लॉर्ड लिटन ने वैधानिक सिविल सेवा की योजना प्रस्तुत की थी। लॉर्ड लिटन के द्वारा जो वैधानिक सिविल सेवा है ये 1878 से 79 में प्रस्तुत की गई। और जो भारतीय सिविल सेवा के जनक की बात करें तो भारतीय सिविल सेवा के जनक चार्ल्स कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारतीय सिविल सेवा के जनक है चार्ल्स कॉर्नवालिस को माना जाता है। और जो सिविल सेवाएं हैं इनका भारतीयकरण है ये लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। और भारत के
जो संसदीय लोकतंत्र में, भारत के संसदीय लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के साथ वे प्रशासन को चलाने के लिए जिम्मेदार भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है, अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, संसद। जो अखिल भारतीय सेवा है इसका गठन संसद के द्वारा किया जाता है। और बात करें अखिल भारतीय सेवा की, तो अखिल भारतीय सेवा के जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद को संघ और राज्यों के लिए एक से अधिक जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं इन्हें बनाने का अधिकार है। और बात करें तो ब्रिटिश ढांचे के अनुसार 1951 ईस्वी में 1951 ईस्वी को भारत में अखिल भारतीय सेवा का प्रस्ताव लाया गया था। ब्रिटिश ढांचे के अनुसार भारत में जो अखिल भारतीय सेवा का प्रस्ताव है ये 1921 ईस्वी में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? भारतीय पुलिस सेवा का जो प्रशिक्षण है ये कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, हैदराबाद। यानी जो भारतीय पुलिस सेवा प्रशिक्षण है इसका, भारतीय पुलिस सेवा का जो प्रशिक्षण है ये हैदराबाद में होता है। और भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस यानी भारतीय पुलिस सेवा में जो चुने हुए अभ्यर्थी हैं उनका प्रशिक्षण सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में होता है। और जो भारतीय पुलिस सेवा प्रशिक्षण है यानी इनकी स्थापना की बात करें तो इनकी स्थापना हुई थी 1843 ईस्वी में। 1843 ईस्वी के अंदर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी है इसकी स्थापना 1843 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है। और जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं यानी अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय लोक सेवाएं, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और भारतीय वन सेवा यानी आईएफएस, ये क्या है? ये तीनों समाविष्ट है यानी विद्यमान है इसके अंतर्गत। यानी अखिल भारतीय सेवाओं में जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इसे आईएएस के नाम से जाना जाता है, भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस और भारतीय वन सेवा यानी आईएफएस, ये तीनों क्या है? ये अखिल भारतीय सेवाओं में समाविष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है, संघ लोक सेवा आयोग का जो प्रमुख कार्य है तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी भर्ती। संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है भर्ती यानी सेवाओं में नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन करना, भर्ती पद्धति या पदोन्नति आदि पर सरकार को परामर्श देना संघ लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य है। और बात करें संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष की तो मनोज सोनी है, ये संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात करें तो जो संघ लोक सेवा आयोग है इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी में 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी में भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? जो संघ लोक सेवा आयोग है ये अपने प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग अपना जो प्रतिवेदन है ये राष्ट्रपति को सौंपता है। यानी संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद
315 से 323 में भाग संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा का और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और एक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? संघ लोक सेवा में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी 9 सदस्य होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा 9 सदस्य होते हैं। और इनका कार्यकाल की बात करें, या तो कार्यकाल इनका 6 वर्ष होगा, कार्यकाल है 6 वर्ष होगा, या 65 वर्ष की आयु, जो भी इनमें से पहले होगी वो इनका कार्यकाल होगा। अगर 65 वर्ष से पहले 6 वर्ष हो जाते हैं तो 6 वर्ष, या फिर 6 वर्ष से पहले उनकी आयु अगर 65 वर्ष हो जाए तो 65 वर्ष तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। और बात करें संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष की, संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष की, तो प्रथम अध्यक्ष इनके एच के कृपलानी थे। प्रथम अध्यक्ष एच के कृपलानी थे। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम महिला अध्यक्ष है ये रोज मिलियन बेस्यू। रोज मिलियन बेस्यू है ये संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और संघ लोक सेवा आयोग के मुख्यालय की बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जो संघ लोक सेवा आयोग है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। और जो राज्य लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति उसी राज्य का राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जिस राज्य के अंदर स्थापना करनी है लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की, तो उसी राज्य का राज्यपाल है, उसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। और संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? यानी जो संघ लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र है ये किसे सौंपता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को जो अपना संघ लोक सेवा आयोग है इसके अध्यक्ष के द्वारा जो त्यागपत्र है ये राष्ट्रपति को दिया जाता है। यानी राष्ट्रपति को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है। यानी किसी भी दुर्व्यवहार के लिए अगर संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है किसी भी दुर्व्यवहार हो जाता है उससे, तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया भी जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा अगर कोई दुर्व्यवहार किया जाता है तो राष्ट्रपति है ये उसे हटा भी सकता है, हटाया भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रशासकीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? जो प्रशासकीय सेवाएं हैं इनके लिए नियुक्ति है ये कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, संघ लोक सेवा आयोग। जो संघ लोक सेवा आयोग है ये प्रशासकीय सेवाओं के लिए नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो जो राज्यपाल है, राज्यपाल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की जाती है। और बात करें राज्य लोक सेवा आयोग की तो इसकी स्थापना, राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 यानी 22 दिसंबर 1949 ईस्वी को राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। और राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं या जो सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल या तो 6 वर्ष होगा, 6 वर्ष तक कार्यकाल कर सकते हैं, या 62 वर्ष यानी 62 वर्ष की उम्र अगर पहले होगी उनकी
तो 62 वर्ष तक, या फिर 62 वर्ष से पहले वे 6 वर्ष तक अपने कार्यकाल यानी अपने पद पर रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? कौन सा आयोग है जो संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, योजना आयोग। यानी योजना आयोग है ये संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद के अंग नहीं होते? कौन ऐसे हैं जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसके अंग नहीं होते? तो राइट आंसर होगा ए, राज्यों के राज्यपाल। जो राज्यों के राज्यपाल है ये राष्ट्रीय विकास परिषद के अंग नहीं होते। यानी राष्ट्रीय विकास परिषद के अंतर्गत, यानी बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद की, तो इसके अंतर्गत है प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रतिनिधि है, ये सब राष्ट्रीय विकास के प्रसिद्ध अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारत में जो योजना आयोग है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू है ये भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? यानी जो भारत की निर्वाचन पद्धति है ये किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ब्रिटेन। यानी जो भारत की निर्वाचन पद्धति है ये ब्रिटेन के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन केंद्र व राज्यों में करों के बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? जो कौन है जो केंद्र एवं राज्यों में करों के बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, वित्त आयोग। वित्त आयोग के द्वारा केंद्र एवं राज्यों में करों के बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? यानी जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 324 में भारत के अंदर निर्वाचन आयोग का प्रावधान दिया गया है। यानी निर्वाचन आयोग की बात करें तो जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को 25 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। और बात करें 2 वर्ष 2012 के बाद हर वर्ष जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यानी निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी और 2012 के बाद हर 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और बात करें निर्वाचन आयोग के अंतर्गत तो निर्वाचन आयोग के अंतर्गत कुल 4 चुनाव करवाए जाते हैं। निर्वाचन आयोग है ये कुल 4 चुनाव है ये करवाता है। यानी राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा का और विधानसभा का, इन 4 चुनाव को निर्वाचन आयोग करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर होता है? मतदाताओं के जो पंजीयन का उत्तरदायित्व है ये किस पर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, निर्वाचन आयोग। यानी जो मतदाता है, मतदाता के पंजीयन का उत्तरदायित्व निर्वाचन आयोग पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ये निर्वाचन आयोग के चेयरमैन होते हैं। यानी भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख
होता है। जो निर्वाचन आयोग का चेयरमैन है ये भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है और भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप में राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने के लिए उत्तरदायित्व होता है। एवं जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है इसकी बात करें तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार है। वर्तमान में जो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ये राजीव कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मुख्य चुनाव आयुक्त है ये परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं। यानी परिसीमन आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का परिसीमन आयोग जो है इसका अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश या मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नामित जो आयुक्त व्यक्ति है ये होता है। अगर पूछ लिया जाए कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है तो या तो मुख्य जो चुनाव आयुक्त है ये व्यक्ति होता है या फिर परिसीमन आयोग का अध्यक्ष यानी जो उच्चतम न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश है, उच्चतम न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश है ये भी हो सकता है। या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा अगर कोई नामित आयुक्त व्यक्ति है तो ये भी परिसीमन आयोग का अध्यक्ष हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? भारत के विभिन्न जो राजनीतिक दल है इन्हें राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दर्जा देने का जो है अधिकार किसको है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, चुनाव आयोग। यानी चुनाव आयोग को भारत के विभिन्न जो राजनीतिक दल है इन्हें राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव कराया जाता है तो इसका राइट आंसर होगा कभी भी। यानी जो उपचुनाव है ये कभी भी करवाया जा सकता है तो इसका कोई भी समय नहीं होता। उपचुनाव का कोई भी समय नहीं होता क्योंकि जो उपचुनाव है ये कभी भी करवाया जा सकता है। और जो उपचुनाव है ये लगभग मुख्य चुनाव के बाद होने वाला जो चुनाव है, यानी जो उपचुनाव है ये मुख्य चुनाव के बाद होने वाला चुनाव है। एवं जो मुख्य चुनाव न हो, अगर जो मुख्य चुनाव न हो पाने की स्थिति में जो है उपचुनाव करवाया जाता है। जो उपचुनाव है ये मुख्य रूप से तो मुख्य चुनाव के बाद करवाया जाता है, लेकिन जब मुख्य चुनाव न हो पाने की स्थिति हो तो उपचुनाव है ये करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? भारत में जो प्रथम आम चुनाव है ये किस वर्ष किए गए? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1950-51 ईस्वी के अंदर भारत में भारत में जो प्रथम आम चुनाव है ये किस वर्ष करवाए गए थे? तो सॉरी, इसका राइट आंसर होगा डी, 1951-52। यानी भारत के अंदर आम चुनाव है ये 1951-52 ईस्वी में करवाए गए थे। यानी आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 के मध्य, 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 के मध्य जो है भारत के अंदर जो है प्रथम आम चुनाव करवाए गए थे। प्रथम आम चुनाव करवाए गए थे। और जो ये आम चुनाव है ये स्वतंत्रता के बाद होने वाले पहले लोकसभा चुनाव थे। स्वतंत्रता के बाद होने वाले पहले लोकसभा चुनाव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? जो भारत है, भारत में पहली बार महिलाओं को जो मताधिकार है ये कब प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1926 ईस्वी में। 1926 ईस्वी के अंदर भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। और भारत शासन अधिनियम
1919 के द्वारा, यानी जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, इसके तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। अगर पूछ ले किस अधिनियम के द्वारा जो भारत के अंदर महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, तो भारत का अधिनियम यानी 1919 के द्वारा जो है वोट देने का अधिकार मिला था। और मताधिकार कब प्राप्त हुआ पहली बार, तो 1926 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार किसको है? मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त है, इसकी नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार किसको है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, राष्ट्रपति को ऐसा अधिकार है कि वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी कर सकता है और उसे पदच्युत भी कर सकता है। तो ये अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है। जो निर्वाचन आयुक्त है, इसकी सेवा शर्त तथा कार्यकाल है, ये निश्चित कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी संविधान के द्वारा निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल को निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरकारिया आयोग संबंधित है। सरकारिया आयोग संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा केंद्र राज्य संबंधों से, यानी जो सरकारिया आयोग है ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। यानी बात करें सरकारिया आयोग की, यानी सरकारिया आयोग की जो गठन है, सरकारिया आयोग का गठन है, ये भारत सरकार ने जून 1983 ईस्वी में किया था। अगर पूछ लिया जाए कि जो सरकारिया आयोग है इसका गठन कब हुआ, तो भारत सरकार के द्वारा सरकारिया आयोग का गठन जून 1983 ईस्वी में इनका गठन हुआ था। एवं इनके अध्यक्ष है ये सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त अध्यक्ष है, सर्वोच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया थे। जो सरकारिया आयोग है इसका गठन जून 1983 ईस्वी में हुआ और इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया थे। और बात करें सरकारिया आयोग के कार्य की, तो सरकारिया आयोग इसका कार्य यानी भारत के केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित, भारत के केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित शक्ति संतुलन पर अपनी संस्तुति देना ही सरकारी आयोग का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का जो विषय है यानी बी आंसर इसका सही है, समाचार पत्र। जो समाचार पत्र है ये एक समवर्ती सूची का विषय है। और बात करें समवर्ती सूची की, तो वर्तमान में इसमें 52 विषय है। समवर्ती सूची के अंदर वर्तमान में 52 विषय है, यानी मूल रूप से बात करें तो इससे पहले इसके अंदर 57 विषय थे, 47 विषय थे, यानी मूल रूप से 47 विषय थे। और 42वें संविधान संशोधन, 42वें जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी के अंदर, तो 42वें संविधान संशोधन है 1976 ईस्वी में 5 विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। जो 5 नए विषय हैं उनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संवर्तित यानी स्थानांतरित किया गया था। और वर्तमान में अब जो संवर्ती सूची है इनमें कुल 52 विषय है। और बात करें संवर्ती सूची की, तो जो संवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन राज्य सूची में नहीं है? तो ऐसा क्या है जो राज्य सूची में नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जो सुरक्षा है। सुरक्षा राज्य सूची का जो विषय नहीं है। और पूछ लिया जाए कि सुरक्षा किसका विषय है, तो ये जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची का विषय है। सुरक्षा है ये राज्य सूची का विषय नहीं है, ये समवर्ती सूची का विषय है। तो दोस्तों आज हमने भारतीय राजनीति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और अपने इस चैनल
गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।